नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरएएसपी एकेडमी पर। तो हम जो पिछली क्लास में हमने टॉपिक शुरू किया था वो था सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस। आज हम उन्हीं इम्पोर्टेंट फंक्शंस के आगे हम करेंगे। हमने अभी तक जो हम लास्ट में कर रहे थे वो पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने साइन, कोस और टेन पढ़ लिया था। एक बार उनको फिर से देखेंगे कि अगर कोई फंक्शन y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है तो ये बात आती है इसका डोमेन क्या होगा। साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? डोमेन वो रियल नंबर होता है जो x अपने अंदर लेता है और इस फंक्शन में पुट कर देता है। तो डोमेन इसका क्या होगा? हर रियल नंबर होगा। लेकिन रेंज आपने इसके ग्राफ में देखी थी। इसका ग्राफ किस प्रकार से बना था? इसका ग्राफ बना था इस प्रकार से, मतलब जो ये इधर 1 और इधर -1 से ऊपर नीचे ग्राफ नहीं जा रहा था। मैक्सिमम वैल्यू 1 ले रहा था और मिनिमम वैल्यू -1 ले रहा था। तो रेंज की वैल्यू हो जाएगी -1 से 1। सेम था वो किसका था? y इज इक्वल्स टू कोस एक्स का। कोस एक्स का भी डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा रियल, एवरी रियल नंबर आर। और रेंज इसकी भी क्या थी? -1 से 1। यह किस प्रकार से ग्राफ बन रहा था? यह बन रहा था यहां से शुरू होकर के यहाँ से। मतलब इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी थी? -1। तो रेंज यही इसकी आ जाएगी। उसके बाद हमने थर्ड टाइप का जो ग्राफ पढ़ा था वो था y इज इक्वल्स टू टेंजेंट एक्स। अब बात आती है कि x की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं। x की वो सारी वैल्यूज ले सकते हैं जिसपे ये फंक्शन क्या हो? डिफाइन हो। मतलब इस फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए। जहां इस फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू वो लेने पर इस फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए, उस पॉइंट को सारे को नेग्लेक्ट कर दीजिए, बाकी बचा हुआ इसका डोमेन आ जाएगा। अब आपको बताया कि टेंजेंट इन्फिनिटी कितने पर होता है? π/2 पर, 3π/2 पर भी होता है, 5π/2 पर भी क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। तो इसको हम एक कॉमन तरीके से लिख देंगे। डोमेन होगा इसका क्या? हर रियल नंबर में से वो सेट घटा दीजिए जो π/2 का क्या है? मल्टीपल है। तो मैं इसको 2n + 1 × π/2 लिख सकता हूं, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। n कोई भी एक इंटीजर है। जैसे n की वैल्यू अगर हमने 0 ले ली तो कितना हो गया? π/2 हमें छोड़ना है। 1 ले ली तो 3π/2, 3π/2 छोड़ना है। -1 ले ली तो माइनस का π/2 आ जाएगा। मतलब ये सभी वैल्यू जिसकी क्या कर देनी है? छोड़ देनी है। उसके बाद आता है इसकी रेंज क्या होगी। इसकी रेंज होगी, वो हम देखेंगे ग्राफ से। हमने ग्राफ पढ़ा था कि ग्राफ जो ये होगा इसका ये होगा π/2 पे और ये -π/2 लाइन होती है। इसका ग्राफ चलता है इस प्रकार से। इस प्रकार से टेंजेंट का क्या होता है? ग्राफ होता है। तो y क्या क्या वैल्यू ले सकता है? y तो हर वैल्यू ले सकता है, -∞ से +∞ तक हर वैल्यू y की हो सकती है। मतलब क्या हो जाएगा? रियल नंबर ही। जो रियल नंबर को किससे लिखते हैं? -∞ से +∞ तक। तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी? -∞ से +∞। ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद का जो आज का हम शुरू करते हैं वो पढ़ते हैं कोट फंक्शन, कोटेंजेंट फंक्शन। नंबर 4 पर आता है कोटेंजेंट फंक्शन। जैसे y इज इक्वल्स टू क्या है? कोट एक्स आपके पास। अब बात आती है इसका ग्राफ किस प्रकार से बनेगा। इसका ग्राफ आपने 11th क्लास में देखा होगा, हालांकि वो सिलेबस से बाहर है, लेकिन ग्राफ हमें पढ़ना बहुत जरूरी है क्वेश्चन सोल्व इजीली करने के लिए। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से ग्राफ आएगा इसका। हमें पता है कि कोट किस पर होगा? 0 पर क्या होगा? नॉट डिफाइंड होगा। मतलब कोट 0 पर क्या बना रहा है? इन्फिनिटी बना रहा है। तो 0 पर तो हम इसकी वैल्यू ले जा ही नहीं सकते। मतलब x को हम 0 नहीं लेंगे। π/2 पर कोट हमारा 1 होगा। तो मतलब ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ आपके पास आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से ग्राफ आ जाएगा। तो डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन होगा रियल नंबर में से जो भी 0 के मल्टीपल है, मतलब जो पाई के मल्टीपल है वो सारे घटा देंगे, मतलब n घटा देंगे। भाई 0 नहीं ले सकते तो n की वैल्यू 0 लेंगे तो 0 r-0 वाली लाइन हमें घटानी है। ऐसे r-π वाली लाइन घटानी है, r-2π वाली लाइन घटानी है। तो सारी लाइन घटाएंगे तो इसका ये जर्नल फॉर्मूला बन जाएगा और रेंज इसकी क्या आ जाएगी?
रेंज वही सेम, y तो अपनी हर वैल्यू अटेन करेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, तो रेंज इसकी आ जाएगी रियल नंबर। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का ग्राफ आता है वो इसको मिटा के देखते हैं एक बार, सीकेंट और कोसीकेंट का। y इज इक्वल्स टू, जैसे अगर आपके पास सीकेंट एक्स, अब सीकेंट एक्स किसके ऊपर डिफाइंड होता है और किसके ऊपर डिफाइंड नहीं होता, ये हमें इसका देखना है। तो सीकेंट एक्स अगर हम देखेंगे तो सीकेंट एक्स की वैल्यू अगर हम 90 लेंगे, अगर एक्स की वैल्यू 90 लेंगे तो कोस 90 कितना होता है, 1 होता है। तो सीकेंट 90 पर क्या करेगा, कोस 90 होता है 0। अगर एक्स की वैल्यू हमने ले ली π/2 तो कोस π/2 तो कितना हो जाएगा 0, और सीकेंट π/2 कितना हो जाएगा इन्फिनिटी। मतलब इसका जो डोमेन आएगा आपके पास, डोमेन क्या नहीं हो सकता इसका डोमेन वो सारे π/2 के फैक्टर्स घटा दीजिए रियल में से जो इसको इन्फिनिटी बना रहे, तो r माइनस वही सेम 2n+1 इंटू π/2 और n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इसका क्या जाएगा डोमेन आ जाएगा। और इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो ये बढ़ेगा इस प्रकार से, 0 पर क्या होगी मैक्सिमम वैल्यू, ये इसका ग्राफ हो जाएगा। अब यहां पर रेंज की बात करेंगे, अगर हम रेंज कितनी आएगी, तो रेंज ये क्या होगा कि कहीं पर के भी ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर, ये आ रहा है इधर से y की वैल्यू कैसे आ रही है माइनस इन्फिनिटी से, ऐसे ये नीचे एक ग्राफ बनेगा, एक ग्राफ इधर बनेगा, एक इधर, फिर एक इधर, एक इधर, ऐसे बनेगा। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, ये ऐसे चलता जाएगा माइनस इन्फिनिटी से कहां तक हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू, -1 तक। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये ग्राफ देखने से डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट है आपके पास हुआ है कोसिकेंट। y इज इक्वल्स टू कोसिकेंट एक्स, y इज इक्वल्स टू कोसिकेंट। जो y इज इक्वल्स टू सीकेंट एक्स है, इसका ग्राफ कहां से पास हो रहा है, इसका ग्राफ पास हो रहा है यहां से, इसका ग्राफ और जो है y एक्सिस से पास होगा, और y एक्सिस पे कितने -1 के ऊपर, मतलब -1 से कोई भी नीचे वैल्यू ये कोसिकेंट एक्स ना सीकेंट एक्स ले ही नहीं सकता। और कोसिकेंट एक्स का ये तो था सीकेंट एक्स का, कोसिकेंट एक्स का ग्राफ साइन 0 पर 0 होता है, तो मतलब कोसिकेंट होगा वो 0 के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो किस पर एग्जिस्ट कर जाएगा, वो कर जाएगा 1 पर, ये π/2 पर, π/2 की वैल्यू इसकी कितनी हो जाएगी 1, और ऐसे नेगेटिव में -π/2 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी -1। तो वही सेम है, सीकेंट एक्स का थोड़ा ग्राफ गलत बन गया, ये था सीकेंट एक्स का ग्राफ जो किससे होगा y एक्सिस से पास होगा, लेकिन ये y एक्सिस से पास नहीं होगा, y इज इक्वल टू कोस। तो यही फिर वही यहां पर वही आता है, डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा r में से कौन से पॉइंट घटा देने हैं, जो इसको 0 बना रहे हैं। 0 का मतलब क्या होता है n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। और रेंज होगी इसकी कितनी, रेंज होगी माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, क्योंकि ये वाली वैल्यूज तो ये कभी भी अटेन कर ही नहीं पा रहा, यहां पर तो ग्राफ इसका आ ही नहीं रहा, तो ये वाला रीजन तो इसके रेंज में कभी भी होगा ही नहीं, तो इसका डोमेन और रेंज ही आ जाएगा। ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद आपके पास आते हैं इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो कि 12th क्लास का टॉपिक है आपका। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या होता है कि जो फंक्शन है वो जैसे y इक्वल्स टू साइन एक्स था, अब y इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। जैसे y इक्वल्स टू क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स, यहां पर इसका डोमेन लिख लीजिए, यहां पर इसकी रेंज लिख लीजिए।
अब x की वैल्यू कहां से कहां तक हम ले सकते हैं, इसको आप देखने के लिए क्या करोगे, x इज इक्वल टू साइन वाई कर दोगे। अब जो उसकी जो साइन x की रेंज थी वो इसका डोमेन बन जाएगा। अब इसका डोमेन बन गया तो कितना हो जाएगा, ये -1 से 1। भाई x की क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, -1 से 1, और जो रेंज होगी वो कहां से कहां तक आ जाएगी, वो -π/2 से π/2 तक ही आ जाएगी इसकी। ऐसा ही अगर y इज इक्वल्स टू क्या है, कोस इनवर्स x है, तो इसका डोमेन तो सेम रहेगा, लेकिन ये हो जाएगी 0 से पाई, इसकी रेंज हो जाएगी। थर्ड है अगर y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x है, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x है, तो y करेंगे x इज इक्वल टू टेंजेंट y, और टेंजेंट y की हमें पता है रेंज क्या होती है, ऑल रियल। यहां पर इसकी रेंज है तो इसका डोमेन, क्योंकि इनवर्स फंक्शन है तो ये ऑल रियल, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी आ जाएगी -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि ये π/2 पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो π/2 को छोड़ देना है और बाकी सारा इसके अंदर ले लेना है। उसके बाद तो 4 नंबर पे आता है आपका, वो आता है कोट इनवर्स x। अगर y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x है, इसमें भी यही बनेगा सेम, यहां पर 0 से पाई हो जाएगा, क्योंकि कोट 0 पर क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो नॉट डिफाइंड होगा तो इस वाले ब्रैकेट को हम छोड़ देंगे। उसके बाद 5 नंबर पर जो आता है वो आता है सीकेंट इनवर्स x। तो सीकेंट इनवर्स x का डोमेन जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक में पढ़ा था उसका डोमेन इसकी रेंज बना दीजिए, और इसका डोमेन इसकी रेंज, तो y इक्वल्स टू सीकेंट इनवर्स x का क्या हो जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2 पर, ये क्या होता है r - 2n+1 इंटू π/2। इसको घटा दीजिए, क्योंकि 90 के फैक्टर के ऊपर ये क्या हो जाएगा, नॉट इनवर्स हो जाएगा, क्योंकि 90 पर कोस क्या होता है 0 और सीकेंट हो जाएगा इन्फिनिटी, तो वो सभी पॉइंट्स इसमें छोड़ देने हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये r नहीं लेना, यहां पर लेना 0 से पाई -π/2, क्योंकि π/2 इसमें छोड़ देना। ऐसे ही अगर y इज इक्वल्स टू कोसिकेंट इनवर्स x है, तो सेम ये -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और यहां पर 0 से पाई लिया था तो यहां पर कितना लेना है, -π/2 से π/2, माइनस क्या कर देना है, 0 कर देना है, क्योंकि 0 के ऊपर कोसिकेंट क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो 0 वाले पॉइंट छोड़ देंगे। इसी प्रकार इसमें ये क्लोज ब्रैकेट है, यहां पर अगर 0 π/, में से 90 घटा देंगे तो ये वाला जो सेट है ये भी क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये थे सम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनकी जो ये रेंज है ये आपको और डोमेन है दिमाग में रखनी है, वैसे क्वेश्चन करोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये किसके अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसी में टॉपिक है वो है इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालें। जैसे हम मान लेते हैं कि f कोई फंक्शन है a से b, f कोई फंक्शन a से b है और f इज 1 1 एंड ऑन टू, f 1 1 भी है और ऑन टू भी है। अब 1 1 की एक डेफिनेशन होती है कि यदि एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी हो तो इसका मतलब a इज इक्वल्स टू बी। अगर इस बात से ये बात पता चल जाए देन f इज 1 1। अगर एफ ए और मतलब कोई भी दो पॉइंट आपने उठाए, दोनों को फंक्शन में रखा और दोनों की वैल्यू बराबर आ गई, उससे ये पता चल जाए कि a इज इक्वल्स टू बी है तो फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। इसका उल्टा भी ले सकते हैं, अगर a b के बराबर नहीं है और इससे ये पता चल जाए कि एफ ए बी एफ बी के बराबर भी नहीं है तो हम यहां से कह सकते हैं कि देन f इज 1 1, तब भी f 1 1 होगा। मतलब भाई अगर ये चीज ट्रू है तो इसकी जो उल्टी होगी वो भी ट्रू होगी, मतलब a b के बराबर नहीं है तो ये बात, इसको नेगेशन बोलते हैं इस चीज को। तो ये डेफिनेशन थी। उसके बाद कहता है कि f 1 1 और ऑन टू है, तो f इनवर्स को हम किस प्रकार से एडजस्ट कराएंगे कि f इनवर्स कराएंगे वो b से a ले आएंगे, क्योंकि 1 1 और ऑन टू है। अब यहां पर जितने a में एलिमेंट हैं उतने ही कितने b में एलिमेंट है, क्योंकि इसका हर एलिमेंट इसके पास एक यूनिक इमेज रखेगा और जो b का जो एलिमेंट है वो a में क्या रखेगा, यूनिक ही प्री इमेज रखेगा। तो कार्डिनलिटी ऑफ a किसके बराबर हो जाएगी, कार्डिनलिटी ऑफ b। तो बाइजेक्शन में दोनों की कार्डिनलिटी बराबर है, तो f इनवर्स ये जिसके पास जा रहा था वो इसके पास वापस आ जाएगा इनवर्स फंक्शन में,
तो एफ इनवर्स ए बी से ए आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो ये था इनवर्स फंक्शन आपके पास। इनवर्स फंक्शन के लिए आपको जो मस्ट कंडीशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि इनवर्स फंक्शन क्या होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो ये इनवर्स फंक्शन था। उसके पास बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन। प्रॉपर्टी, इसमें एक ही प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, जैसे एफ अगर कोई ए से बी जा रहा है, एफ अगर कोई ए से बी जा रहा है, कार्डिनलिटी ऑफ ए अगर एम है और कार्डिनलिटी ऑफ बी अगर एन है, तो आपको बताने हैं नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ए से बी कितने फंक्शन है, आपको क्या कर देना है, बी की जो कार्डिनलिटी है उसकी पावर कर देनी ए की कार्डिनलिटी, मतलब एन की पावर एम। इतने फंक्शंस आपके पास क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। यही प्रॉपर्टी आपकी यूजफुल है। ये प्रॉपर्टी आपको टिप्स के ऊपर याद होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन इसके ऊपर देखने को मिलेगा। उसके बाद आता है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का मतलब क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा फंक्शंस को मर्ज कर देना, मतलब एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के ऊपर जाना और दूसरे से फिर तीसरे के ऊपर जाना, और ऐसे पहले से दूसरे पे गए और दूसरे से तीसरे पे गए, और उसके लिए एक शॉर्टकट पाथ अपनाना चाहिए, पहले से डायरेक्ट तीसरे के पास चले जाए, उसी को कंपोजिशन बोलते हैं। जैसे ये आपके पास ए है, ये कोई सेट बी है और ये कोई सेट है सी। अगर यहां से यहां जाने में हमें एफ फंक्शन का यूज करना पड़ रहा है, मतलब एफ इज सच दैट ए से बी, और यहां बी से सी जाने के लिए हमें जी फंक्शन की बी फंक्शन की जरूरत है। ये जा रहा है बी से सी, तो कंपोजिशन होगा वो होगा GOF। GOF मतलब GOF कंपोजिशन किस प्रकार से होगी, जो ए से कहां पर जा रहा है, सी पर जा रहा है। एक बार इसको देखिए, GOF को मतलब क्या होगा कि जो ए डोमेन बन जाए और सी रेंज, मतलब डायरेक्ट यहां से यहां पर आना, उसको बोलते हैं GOF। मतलब पहले एफ फंक्शन लगाया फिर जी फंक्शन लगाया। GOF का मतलब क्या है कि पहले एफ फंक्शन को ऑपरेट करवाया, उसके बाद जी फंक्शन को ऑपरेट करवाया, तो GOF बन गया। इसका ए से कहां जाएगा, ये ए से डायरेक्ट सी के पास कुदा दिया, इसको ए से सी के पास पहुंचा दिया। ये एग्जिस्ट करेगा। अब इसके ऊपर एक कंडीशन लगा दी कि ये एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ, यदि जो रेंज है, रेंज ऑफ पीछे वाले की रेंज है, रेंज ऑफ एफ, वो सबसेट हो जाए डोमेन ऑफ जी। ये डेफिनेशन है इसकी कि GOF कब एग्जिस्ट करेगा, यदि रेंज ऑफ एफ, एफ की रेंज डोमेन ऑफ जी की क्या बन जाए, सबसेट बन जाए। तो ये था कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी आपके पास। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शंस के। और जो फंक्शंस हमारे पास कुछ एग्जांपल आते हैं, खास करके NDA CDS के एग्जाम में आपके पास डायरेक्ट क्या निकालना पूछेगा, इनका यूज कम है। उसमें आपसे पूछा है कि कोई फंक्शन आपको दे देगा, जैसे fx इज इक्वल्स टू दे दिया आपको √2x - 3, इसका डोमेन और रेंज पूछ लिया। ये क्वेश्चन हर पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ऐसा पर्सन। इस क्वेश्चन के जो हम टेक्निक है, तरीका है, शॉर्टकट तरीका है, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।